नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से बाहर आए हैं तब से राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हलचल है। अब चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी में है, जिसके लिए 25 सितंबर को तारीख के रूप में चुना गया है। लेकिन एक सवाल लगातार बरकरार है कि क्या तीसरे मोर्चे के गठन से सरकार को सत्ता से उखाड़ा जा सकता है, और क्या तीसरे मोर्चे को वो समर्थन मिलेगा जिसकी उम्मीद इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। आज इसे मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए और पूरे विषय को बारीकी से समझिए। प्रदेश में अपने अस्तित्व को जिंदा करने के लिए इनेलो जद्दोजहद कर रही है। विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक सीट लाने वाली इनेलो के पास अब वो सीट भी नहीं बची। अब फिर से विधानसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए इनेलो को अगर कोई रास्ता दिख रहा है तो वो है तीसरे मोर्चे के गठन से बनाया गया रास्ता। और जेल से बाहर आने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन को और हवा दे दी है, जिसके लिए देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के दिन को सही माना जा रहा है। शुक्रवार को जींद दौरे पर पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस बात को साफ कर दिया कि देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। इसके लिए चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती 25 सितंबर पर इनेलो सम्मान दिवस रैली निकालेगी, जिसका आयोजन जींद की नई अनाज मंडी में होगा। और ये जो रैली है, ये न केवल हरियाणा प्रदेश में एक बड़े बदलाव का संकेत देगी, बल्कि देश में आज बहुत बड़ी जरूरत है तीसरे मोर्चे की। आज जो मौजूदा सरकार है वो इस किस्म के निर्णय ले रही है बहुमत के बल पे कि इस देश को आज गिरवी रखा जा रहा है। अभय चौटाला का निशाना सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं, कांग्रेस पर भी रहा। अभय ने साफ कहा कि जो नेता गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी हैं, उनसे चर्चा भी की गई है, मुलाकात भी हुई, और इसका प्रमाण 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली में भी मिल जाएगा। रैली में 8 बड़े नेता शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों में सत्ता में काबिज बड़े नेता शामिल होंगे। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.के. देवेगौड़ा जी आएंगे, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आएंगे, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी आएंगे, और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी जो हैं केसी त्यागी जी आएंगे। इसी तरह टीएमसी से सीनियर लीडर जो है यशवंत सिन्हा जी आएंगे। उसके साथ साथ आपके फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, वो भी आएंगे, और अन्य नेता भी कई उस रैली में शिरकत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन दिग्गज नेताओं के शिरकत होने की बात सामने आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा और किसान नेता राकेश टिकैत। जिन दो नामों पर ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी और किसान नेता राकेश टिकैत, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में जेडीयू बीजेपी को समर्थन दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का नाम रैली में आने वालों में लिया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत का रैली में पहुंचने के लिए नाम आना ये सवाल भी खड़े करता है कि क्या अब किसान नेता राजनीतिक गलियारों में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, और क्या इनेलो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार का शिकार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बात करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि तीसरे मोर्चे जो है वो देश में पहले भी बनते रहे हैं, कई बार सफल भी हुए हैं, कई बार असफल भी हुए हैं। सफल इसलिए क्योंकि तीसरे मोर्चे की सरकार बन पाई, और असफल इसलिए कि तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन चुनाव से अहम पहले जो है उसी समय पर तीसरे मोर्चे देश में बनते रहे हैं। लेकिन यह ऐसा मौका है जब कोई बड़ा चुनाव ना तो प्रदेश में है और ना देश में है, फिर भी ओम प्रकाश चौटाला यह दावा कर रहे हैं कि तमाम देश के दिग्गज नेताओं को वो इकट्ठा करेंगे। कौन कौन इस रैली में शामिल होगा देखिए। HD देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व CM रहे हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी से पूर्व CM। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व CM रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व CM रहे हैं। ये सभी इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा JDU के महासचिव KC त्यागी भी इस रैली में शामिल होंगे। TMC नेता हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है यशवंत सिन्हा, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा देश के एक और नए नेता और किसान नेता राकेश टिकैत, वो भी इस रैली में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार के विरुद्ध जो भी विपक्षी दलों से कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बोलते रहे हैं, उन सबको एक मंच पर लाने का यह प्रयास जो है वो ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा अभी किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या यह प्रयास सफल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। क्या देश में तीसरा मोर्चा एक नया करंट लेकर आ पाएगा या नहीं लेकर आ पाएगा। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। अशोक मलिक जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप भारद्वाज मेरे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ हैं। चूंकि मुद्दा किसानों का है और किसानों की राजनीति के जरिए जो है सत्ता के गलियारे आजकल राजनेता खोलने का ट्रेंड बना रहे हैं, इसीलिए शुरुआत करते हैं इस बहस की अशोक मलिक जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के साथ। मलिक साहब, टिकैत जी भी शामिल हो रहे हैं। अब इतना तो आप मानेंगे कि ये जो मंच है वो संपूर्णतः राजनीतिक मंच है, लेकिन उसमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत का सम्मिलित होना क्या कुछ संदेश देता है और क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं जो आप इस रैली में लेकर जाएंगे। देखिए केशव जी, ये जो ताऊ देवीलाल की जयंती पे इनेलो हर वर्ष जो है उनकी जयंती को मनाती है, वो बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हुए और किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, किसान जो है रोड पे बैठा है 10 महीने से, और राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी बन चुके हैं। और मुजफ्फरनगर रैली हुई थी, आप देखिए, अगर ये चौटाला साहब की रैली में जा रहे हैं ताऊ देवीलाल की, तो इन्होंने भी वहां चौटाला को बुलाना चाहिए था। खटखट टोल प्लाजा पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनको किसानों ने भाई वहां बोलने भी नहीं दिया, और आज उन्हीं की रैली में अगर टिकैत जाता है तो ये यहां शंका पैदा होती है, क्योंकि पूरी तरह से गैर राजनीतिक ये SKM जो संयुक्त मोर्चा है, इसको सभी ने समर्थन इसीलिए दिया हुआ है कि भाई ये गैर राजनीतिक है, सच्चे मन से और ढंग से काम करेगा। अगर इस तरह से नेता किसी की रैलियों में जाने लगे तो इन पे जो है शक होता है कि भाई इनके मन में खोट है, और इस तरह से रैलियों में जाने लगा तो वहां चौटाला साहब को क्यों नहीं बोलने दिया। और इनका रैली में जाने, क्या ये संयुक्त मोर्चा का फैसला? मैंने तो नहीं सुना, ना अखबार में, ये इनका व्यक्तिगत फैसला है। और संयुक्त मोर्चा को भी चाहिए कि अगर वो अपने स्टेज पे किसी राजनेता को नहीं बोलने देते तो इनके अंदर भी जो 40 आदमी वो भी किसी की स्टेज पे जाके इस तरह की मतलब उसमें सम्मिलित ना हो। अगर कोई होता है तो उसको संयुक्त मोर्चा से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप ये कहते हैं कि ये संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं है, राकेश टिकैत का व्यक्तिगत फैसला है। ठीक है, ओंकार सिंह जी लोकदल के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास आता हूं सर। चलिए अभी कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें, तब तक मैं रमन मलिक जी भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ आता हूं। रमन मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये तीसरे मोर्चे का गठन किया जा रहा है
और चौटाला साहब के द्वारा यह बात कही जा रही है कि ना ही तो देश में और ना ही प्रदेश में भाजपा की सरकार से जनता खुश नहीं है। क्या कुछ आप इनिशियल कमेंट देंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। हेलो जी जी बोलिए सर। ये जरा वॉइस बीच में एको हो रही है और साथ में पीसीआर की वॉइस भी आ रही है। ठीक है, मैं ठीक करता हूं सर। मलिक साहब रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहली बात, आप नाम देखिए, एचडी देवेगौड़ा जो भूतपूर्व हैं और उनकी। सर मैं वापस आता हूं, मैं वापस आपके पास आता हूं। तब तक मैं ओंकार जी आपके पास आऊंगा। ओंकार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए नेहरा साहब मैं आपके पास आता हूं तब तक। जिस तरह से सर ये पूरा का पूरा प्रक्रिया आप देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोगों का मंच जो है सजाया जा रहा है, तीसरा मोर्चा इसे नाम दिया गया है, किस तरह से देखेंगे सर इस पूरी फील्डिंग को? कैसे देखिए, जो थर्ड फ्रंट है या तीसरा मोर्चा कहिए उसको, उसका एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हो पाया अच्छी तरह, क्योंकि इतिहास गवाह है। पहले जो थर्ड फ्रंट था वो कांग्रेस के खिलाफ होता था, अब जो थर्ड फ्रंट है वो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन दोनों बार ही मुझे नहीं लगता कि कोई खास सफलता इनको मिली हो। पहला जो मौका आया था वो थर्ड फ्रंट में, तो उसमें जनसंघ भी शामिल था। आपको ध्यान होगा 1977 की बात है, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। लेकिन वो 3 साल नहीं चल पाया सारा मामला। हालांकि जनसंघ साथ था उसमें, थर्ड फ्रंट तो नहीं कह सकते, वो एक ही फ्रंट बन गया था। हालांकि कुल मिला के वो थर्ड फ्रंट ही था, क्योंकि समूचा विपक्ष एक हो गया था उसमें। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह सरकार नहीं चला पाई। फिर 96 में दोबारा 89 में 1989 में वीपी सिंह देवीलाल थर्ड फ्रंट की अवधारणा बनी थी। उसमें वीपी सिंह, देवीलाल, है ना, चंद्रशेखर। लेकिन वो भी 2 साल नहीं चल पाया पूरी तरह, क्योंकि हर जो नेता है उसके अपने इंटरेस्ट थे। कोई इधर खींच रहा था गाड़ी को, कोई इधर खींच रहा था, तो मामला बना नहीं। और उसके बाद 1996 में थर्ड फ्रंट फिर अस्तित्व में दिखाई दिया है, वो भी फिर 5 साल नहीं चल पाया। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट कोई ज्यादा सफल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास कोई नेता नहीं है एक सर्वमान्य, जो इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व हो जिसकी छतरी के नीचे सारे आ जाएं। आज के दिन तो कम से कम। पहले तो ये था, देवीलाल थे, अपना वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, जो बड़े कद्दावर नेता थे। तो उस तरह का नेता नहीं। अब ले दे कि इनके पास देवेगौड़ा जी हैं। देवेगौड़ा जी हालांकि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो इस समय इतना बड़ा नहीं है कि वो एक प्रधानमंत्री पद के एक मटेरियल हो। तो पहले किसी का संकट भी नेता की राष्ट्रीय स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता तो नहीं, लेकिन उसका एक आभा मंडल इतना बड़ा नहीं है कि वो समूचे राष्ट्र को या कम से कम आधे राष्ट्र को अपनी छाया के नीचे ढक ले। तो पहला संकट तो इनका यही है कि नेता किसको बनाए। ठीक है सर, ठीक है सर। रमन मलिक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, रखिए अपनी बात, जो आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए कि चला हुआ कारतूस और एक्सपायर्ड दवाई किसी काम की नहीं होती। इसमें आप जितने भी बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बेटे ने उनको फेल कर दिया और साथ में बिना काम के छोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव है, वो भी वही हाल है। चौटाला साहब खुद, उनके बेटे ने उनका क्या हाल करा वो सबको पता है। जहां तक बात आती है देवेगौड़ा जी की, उनका भी कर्नाटक में क्या हुआ वो भी आपने सब देख लिया। अब इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है, और नेहरा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो एक दिशा और दशा देने योग्य है? वो अपने घर को नहीं संभाल पाए, वो दूसरों को दशा और दिशा क्या देंगे? अब आगे आप बात करिए कि आप बोलते हैं तीसरा मोर्चा बनाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा से मोर्चा बनाना है, बनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इन सारे नेताओं को, जिनको ये इकट्ठा करके, अब मुलायम सिंह यादव हैं, उनके घर पे एक औरंगजेब पैदा हो गया।
आरएलडी के नेता थे चौधरी अजीत सिंह जी, वो बड़े स्पष्ट रूप से बोलते थे। और ये मैं कोई मतलब मैं कोई किसी पत्रकार से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं। ये मैं एक जगह बैठा हुआ था और मैं शामली में ही बैठा हुआ था, किसी के घर था, वहां चौधरी साहब भी आए थे। तो जब जनरल बात हो रही थी तो ये राकेश टिकैत के लिए चौधरी साहब के लफ्ज थे कि वो सस्ता आदमी है। ये चौधरी साहब का था। तो जयंत कैसे बैठेंगे मेरे को नहीं समझ में आता। आज अब जब हम बात करते हैं तो राकेश बालियान जो है वो उसको जब लेकर आते हैं तो मलिक साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आप अपने मन से ये बोलते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो राजनीतिज्ञों के बीच में तो आप पड़े रहते हो। दूसरी चीज, चौटाला साहब से और अजय चौटाला से भी ये पूछना चाहिए कि भाई कहां झुकने जा रहे हो? जो तुमको बैठने ना दे टोल प्लाजा पे, तुम उसके सामने झुकने जा रहे हो। ये तुम्हारी रह गई है सारी। देखिए, अपने आप को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी के पीठ पे चढ़ के अपने आप को वापस दोबारा रेकनिंग में नहीं ला सकते। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा विषय आज यही है कि ये एक पिगी बैंक इवेंट है कि जी इसके ऊपर, इस इवेंट से हम शायद अपने आप को दोबारा 2-4 दिन 10 दिन खबरों में लोगों के बीच में रख सकते। ठीक है सर। संजीव भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, देखिए, विपक्ष का एक पूरे के तरीके से कहिए एकत्रीकरण ये यहां पर हो रहा है इस मंच पर, और सत्ता के विरोध में है ये, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो। विपक्ष आप भी हैं इस देश में, महत्वपूर्ण है, बड़े विपक्ष हैं। आपकी क्या कुछ भूमिका इसमें रहने वाली है? केशव जी, मैंने अपने साथी प्रवक्ताओं की बात आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी गड़बड़ थी, संजीव जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लेकिन हाँ, मैं अब सुन पा रहा हूं। आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं सर वापस आता हूं। अब नेहरा साहब, मैं आपके पास ही आता हूं। ये अगर कांग्रेस की भूमिका देखें प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, तो वो कहावत कही जा सकती है, उसको रिलेट कर सकते हैं पक्ष और विपक्ष के साथ, कि दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो ये भी विपक्ष, वो भी विपक्ष, क्या दोनों की साठगांठ हो पाएगी? कांग्रेस के खिलाफ था, उसको भी थर्ड फ्रंट नाम दिया गया था। 77 वाला मोर्चा देख लीजिए, 89 वाला मोर्चा देख लीजिए, तो वो कांग्रेस के खिलाफ था। अब जो चक्र है वो उल्टा घुमा हुआ है। अब वही आदमी, कुछ उनमें से कुछ तो ऊपर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, जो बाकी बचे हैं वो ही व्यक्ति कांग्रेस अपने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। उस समय ये था कि पहले 77 में जनसंघ ने साथ दिया था थर्ड फ्रंट का, और बीजेपी ने 89 में साथ दिया था। अब क्या है कि समय का चक्र उल्टा घूम गया, तो अब कांग्रेस भी इनको सपोर्ट करेगी। जो थर्ड फ्रंट पहले कांग्रेस के खिलाफ था, अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब अभी करेगी कांग्रेस सपोर्ट? अगर थर्ड फ्रंट मेजोरिटी में आता, हाँ, अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ जाएगी। अगर स्थिति ऐसी बनी, कर सपोज करो आप कि कुछ सीटें ऐसी आ जाए कि थर्ड फ्रंट सत्ता में आने के काबिल हो जाए, तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी, वो सीधा सीधा थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करेगी। सर, एक बात और भी है ना कि थर्ड फ्रंट जब भी देश ने देखा है, तो चुनाव के बहुत नजदीक वाले समय में देखा है। अब चुनाव होने हैं 2024 में, लोकसभा के, हरियाणा के चुनाव भी अभी आसपास नहीं होने हैं। तो ऐसे में इतने लंबे समय तक किसी भी ऐसे फ्रंट का सस्टेन कर पाना, यह भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। बहरहाल, ओंकार सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप इस बात को, तो पूरा जो एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं या तमाम जो लोग हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, और आप क्या सोचकर तीसरा मोर्चा बनाने की प्रक्रिया के तहत बढ़ रहे हैं, यह भी आप स्पष्ट कीजिए। ओंकार सिंह जी। केशव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की सफलता इसी पे निर्भर रहती है कि मजबूत विपक्ष हो। आज कांग्रेस मजबूत विपक्ष का रोल अदा करने में बिल्कुल असफल रही है। और जहां तक मेरे भाई मलिक साहब बोल रहे थे कि चले हुए कारतूस, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, भाई अगर तुम नेताओं को कारतूस कह रहे हो, और जो नेता आज आते हैं वो भी कल को चले हुए कारतूस ही होंगे। अगर आप कारतूस की संज्ञा दे रहे हो तो मान के चलो आप भी किसी दिन चले हुए कारतूस होंगे।
अब आता मैं तीसरे मोर्चे की बात। जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आया, जब से उस दिन से देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से मीटिंग हो रही है उनकी, और तीसरे मोर्चे का गठन तब होता है जब तक विपक्ष अपनी भूमिका अदा करने में सफल रहता है। भाई साहब, आप हंस रहे हैं, हंसने का टाइम हमारा भी आएगा, आप चिंता ना कीजिए। वो समय भी था जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें होती थी, वो समय भी था जब हरियाणा में बीजेपी को पूछने वाला नहीं था। ऐसा आप चिंता नहीं कीजिए, और बीजेपी ने भी कभी आईएनएलडी के बगैर सरकार का मुंह नहीं देखा है। आज तक बीजेपी का क्या था, 2 सीट आती थी, 2। चौटाला साहब के बदौलत ही आज आप खड़े हो हरियाणा में, यही मैं आपको बता रहा हूँ। और सुनिए, पहले सुनने का वादा रखिए, सुनने का वादा रखिए। आप जनता को वर्गला के सीट पर आए हो। आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला, 15 लाख रुपए देंगे एक आदमी को, और दिया क्या? ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, वो मेरा सवाल नहीं है सर। ओंकार सिंह जी, वो मेरा सवाल नहीं है। मलिक साहब एक एक बात रखेंगे। मलिक साहब, रमन मलिक जी, ओंकार सिंह जी, अगर आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आप दोनों की बात एक दूसरे को भी समझ आएगी। ओंकार सिंह जी, मेरा सवाल सर भाजपा की विफलताओं का कार्ड नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि भाजपा की क्या कुछ विफलता रही। मेरा सवाल आपसे ये है कि तीसरे मोर्चे का गठन आप क्या सोचकर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ओल्ड गार्ड को आप यूज कर रहे हैं सर, इसमें ओल्ड गार्ड को आप यूज कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की स्थितियां ऐसी हैं, कांग्रेस अपना रोल अदा करने में विफल रही है, तो जब जब विपक्ष कमजोर हुआ तब तक तीसरा मोर्चा समय की मांग के अनुसार अपने अस्तित्व में आया है, और यही आज की स्थिति है। मेरे भाई रमन मलिक, सुनने का मैदा रखे। आपके प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार, ओंकार सिंह जी, जिन भी नेताओं को आप अपने इस मंच पर सर लेकर आ रहे हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आज की तारीख में कितना है? वो अपने समय में कितने रहे हैं वो दूसरी बात है, वो आज की तारीख में कितना है? फारूक अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, और उनका आभा मंडल, जैसा कि अमित मेहरा जी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, कितना है? मुलायम सिंह यादव, कितनी बड़ी उम्र उनकी हो गई है, कितना उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आज की तारीख में बचा हुआ है? देवेगौड़ा साहब हैं, किस तरीके से सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब आप अगर कोई फील्डिंग लगा रहे हैं तो उसके पीछे की कुछ योजना भी तो होगी ना। युवाओं को लुभाने के लिए एकदम ओल्ड गार्ड सामने लेकर आएंगे कैसे? केशव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय का चक्कर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पुराने तेरे इनका आधार खत्म हो गया। आधार कम या ज्यादा होता रहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उम्र आज 80 साल हो गई है, और हरियाणा की जनता में आज भी उनका जलवा बरकरार है। आप उम्र के तकाजे को जनता के साथ न तोलिए। जनता का आधार कम या ज्यादा होता रहता है। तीसरा मोर्चा बनेगा और तीसरा मोर्चा कामयाब भी होगा। सर, जब देश में युवाओं की स्ट्रेंथ वोटिंग के हिसाब से ज्यादा है तो आप मुलायम के बेटे अखिलेश को लेकर आते, देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी को लेकर के आते, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को लेकर के आते, तो आपका बात थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो रखती। लेकिन चूंकि आप ओल्ड गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मतलब वही है कि पुरानी दोस्ती है चौटाला साहब की, इसलिए वो सब साथ में आ रहे हैं? नया इसमें क्या हुआ सर? क्योंकि बदलाव तो नई चीज से आएगा। केशव जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब बुजुर्ग बैठा हुआ है, हमारे भारत में एक संस्कृति है, जब तक बुजुर्ग बैठा हुआ बच्चा आगे नहीं आता है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फारूक अब्दुल्ला को, एचडी देवेगौड़ा को, नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रमन जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राजनीति थी जो आपने हमारी पार्टी के अंदर पाया डाला, वक्त आएगा, आप चिंता न कीजिए, पहिया घूमता है समय का। आप जो दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं, आपकी भी 2 सीटें आने वाले समय में। यानी सर अब ये समझा जाए, यानी कि ओंकार जी अब ये समझा जाए कि प्रदेश की राजनीति से हटकर अब केंद्रीय राजनीति का हिस्सा आप लोग बनना चाह रहे हैं। केशव जी, ऐसा पहले हुआ है। चौधरी देवीलाल जी के नाम को कौन नहीं जानता? अभी की बात कर रहा हूं। गठन करके ही राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा था। वो भी समय था जब चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री पद का पेशकश की गई, उन्होंने उस पद को ठुकराया। कोई व्यक्ति एक पंच के पद को नहीं ठुकरा सकता। उन्होंने सर, मैं 90 के दशक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90 के दशक की बात नहीं कर रहा हूं सर। 90 के दशक का जो लड़का या लड़की उस समय पैदा हुई है, उसकी जो उम्र है वो आज की तारीख में 30 साल है। उसका वोटिंग कार्ड बने भी 12 साल हो चुके हैं सर। तो वो पूरे ट्रेंड को पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है सर। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या केंद्रीय राजनीति में आज की तारीख में आप लोग आना चाह रहे हैं? केशव जी, बात यह है कि अगर इनेलो तीसरा मोर्चा गठन करने में कार्यरत है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं है साहब, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ।
इनके पैदा क्यों नहीं हो रहा? अगर तीसरा मोर्चा बनता है, देश और प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। और मैं बताना चाहता हूँ, आज देश और प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र और तानाशाही चल रही है। आप देख लीजिए, कोई भी डिसीजन इनका 10 महीने होने को है, किसान सड़कों पर बैठे हैं, जबरदस्ती उनको कहा जा रहा है नहीं, आपका हम भला करना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई व्यक्ति कहता मुझे अपना भला नहीं चाहिए, दूसरा बंदा कहता नहीं तेरे को देसी घी पीना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता कानून, इनको क्या दिक्कत है? ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है सर, वो विषय नहीं है आज, वो विषय नहीं आज। मैं जवाब लेता हूं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब लेता हूं रमन मलिक जी से, लेकिन उससे पहले मैं संजीव भारद्वाज जी के पास आऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो क्या इस पूरे तीसरे मोर्चे के अंदर, या ये जो एंटी गवर्नमेंट फ्रंट जो बन रहा है प्रदेश के अंदर, कल जो पूरी महारैली होने जा रही है, कांग्रेस की एज अ विपक्ष क्या कुछ इसमें भूमिका रहेगी? समर्थन है, विरोध है, या अभी वेट एंड वॉच है? केशव जी, पहली बात तो आपके स्टूडियो से डिस्टरबेंस आ रही है, ये बीच में बोल रहे हैं। मेरी डिबेट है आपके चैनल पे, बैच टाइम पे नहीं कर पाते, मैं सुन ही नहीं पाता। जी बोलिए सर। अब फिर बंद कर दिया। केशव जी, जहां तक आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं इसके ये बात में आवाज सर, मैं आता हूं आपके पास, जहां मैं आता हूं दोबारा। बात का सवाल रमन है मलिक जी, जो चौधरी नहीं, आज नहीं पैच नहीं हो रहा। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं सर, जवाब दीजिए जो कि ओंकार सिंह जी ने पूछे हैं सवाल। मैं बता देता हूं, कांग्रेस के खिलाफ जब हम सारे इकट्ठे हुए थे, वहां पे दृढ़ निष्ठाओं का और दृढ़ संकल्प की बात थी। आज इन सारे के सारे जितनों के आप नाम ले रहे हैं, मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी किसकी है? किसी की नहीं। मतलब राष्ट्रवादी सिर्फ आप हो, बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवादी, बाकी सब देशद्रोही है। कोई गल नहीं, थोड़ा देर शांत रहो, पानी पियो। मलिक साहब, राष्ट्रवादी का खप्पा सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है। अरे दूसरा भी राष्ट्रवादी है, आपका भी दिख रहा है। और सुनिए, आपके गृह मंत्री क्या बोलते हैं? आपके अनिल विज जी 10 दिन पहले तो अमरिंदर सिंह को गालियां दे रहे थे, और वो बोल रहे थे कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने नेताओं की बात करते हो। 10 दिन पहले तो अनिल विज जी अमरिंदर सिंह को कह रहे थे ये हरियाणा में दंगे फैलाना चाहते हैं, और आज उनको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। आपकी पार्टी ऐसी है, कोई भी क्रिमिनल आपकी पार्टी में आ जाए और वो आके गंगा नहा। ओंकार जी सर, जो सवाल आपने पूछे वो जवाब दे रहे हैं, फिर मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। पानी तो आपको पीना पड़ेगा मेरे सवालों का जवाब देते। ठीक है सर, कोई बात नहीं, एक बार सुन लेते हैं सर, एक बार सुन लेते हैं। और आप पानी पिलाओगे तो मैं पी नहीं लूंगा। बड़े भाई, पी लो पानी, पी लो। बड़े भाई हो नहीं हो? ठीक है सर, मलिक साहब रखिए अपनी बात। आपकी मेरी, अरे भाई, मेरे छोटे भाइयों, आप और बताओ। चलिए, लेकिन आप ना कम से कम अंतरात्मा की आवाज से सोचो, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देश और विदेश के हित का सोचो। सुनो ना भाई साहब, सुनो, सबसे पहली चीज ये है कि आप जब बात कर रहे हैं आज के दिन में ये थर्ड फ्रंट बनाने की, तो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए चौटाला साहब के पास कोई नहीं आया, सबके पास चौटाला साहब गए। वो क्यों गए उसको समझना चाहिए। जो इफेक्टिव पॉलिटिकल साइड थी आपकी, भाई साहब एक प्रश्न है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर थर्ड फ्रंट बन रहा तो? अरे जवाब दे रहा हूं ना दादा, सुनो तो सही। तो जो आपकी इफेक्टिव पॉलिटिकल साइड थी वो आपसे अलग हो चुकी है। आपके पास अब थ्योरेटिकल साइड बची हुई है जो अपने आप चुनाव जीतने के लायक नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी के पास जाओगे तो आपकी विनेबिलिटी को देखा जाएगा, जो है नहीं। ये तो सम्मान है चौटाला साहब, देवीलाल जी का, जो आज के समय पे ये लोग आ रहे हैं। मैं आज समय ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर कोई अच्छा ऑपोजिशन बनेगा, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे ऑपोजिशन के बिना बेकार है। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस विफल हो चुकी है एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन बनने लायक भी, तो मैं चाहूंगा कि ऑपोजिशन अच्छी हो ताकि देश का भला हो।
लेकिन वो ऑपोजिशन ही क्या, जो आज के समय पे एक आंदोलन का एक व्यक्ति जिनको ठुकरा चुका हो, वो उसके लिए आगे हाथ जोड़ के खड़े के आ जाओ भाई, उसी तरीके से भीड़ दिख जाएगी। तो ये फर्क है साहब। आप अपने अंदर करिश्मा लाइए, लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। संजीव जी रखिए सर अपनी बात। आप मुझे, हाँ आप सुन पा रहे हैं केशव जी? जी हम सुन पा रहे हैं सर, अपनी बात रखिए आप। नहीं, ये डबल हो रही है केशव जी। नहीं सर हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। मेरी आवाज वापस। जी सर बोलिए बोलिए। आज सही पैच नहीं हो रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप अपनी बात रख सकते जो हैं। ये ओकेजन है कल का ये चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जो ये वो मना रहे हैं पुण्यतिथि, ये एक सम्मानित व्यक्ति का है और इसका सम्मान पीढ़ियों दर पीढ़ियों होगा चौधरी देवीलाल जी का। जहां तक थर्ड फ्रंट बनाने की बात है, आज कोई थर्ड फ्रंट किसी यूज में किसी प्रभावशाली तरीके से कोई संभावना नहीं है। आज अपोजिशन का एक ही नाम है, वो है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जी आज अपोजिशन, पूरी समुचित अपोजिशन का एकमात्र प्रभावशाली चेहरा है। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर हम किसी को प्रयास करने से नहीं रोक सकते, चाहे कोई हमारे सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग उसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे हमारे सम्मानित आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो प्रयास कर रहे हैं, उनको हक है प्रयास करने का, इनेलो को हक है, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब दुनिया के अंदर इतनी तेजी से आप ये देखें, हिंदुस्तान की राजनीति इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी कि उसके अंदर विपक्षी चेहरा, अगर विपक्षी कोई नेता एक सामने दिखाई देता है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री राहुल गांधी जी का दिखाई देता है। बाकी आप और हमारे सामने ये बातें आएंगी कि भाई कैसे इन्होंने किया, क्या किया, इसके क्या रिजल्ट, क्या परिणाम आएंगे, इसके लिए वेट एंड वॉच तो हम सबको ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप कुल मिलाकर अगर बात कहें तो आप इन्हें अभी समर्थन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रमन मलिक जी के पास मैं आता हूं। मलिक साहब रखिए अपनी बात। रमन मलिक जी नहीं पहुंच पा रहा है साउंड। अमित नेहरा जी मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि देश में अभी विपक्ष है तो केवल कांग्रेस ही है, और अगर विपक्षी चेहरा है तो केवल राहुल गांधी ही है। अमित नेहरा जी देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि उसको ये कहते कि ये बहुत बड़ा विपक्ष है। भाई वो अपनी जो 10% जो होती है ना, एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल के नेता की हैसियत बनाने की, तो वो भी अचीव नहीं कर पाई। तो ये एक अलग बात है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी है, ये मान ली बात। दूसरी बात, इस चर्चा से एक बात निकल के आई, वो ये है कि ठीक है कि आज के दिन कोई चेहरा नहीं है थर्ड फ्रंट के पास, लेकिन इसका क्या फायदा? आप कोई चेहरा नहीं की बात बन सकता उस ऑफिस में जब तो जी बोलिए। क्या हो गया जी? तो मैं ये कह रहा था कि ये जरूरी नहीं कि आज के दिन अगर कोई नेता नहीं है थर्ड फ्रंट के पास तो अगले 2 साल में कोई नेता नहीं होगा। कोई होता है उसमें आपको जो अपनी इमेज बिल्डिंग है, पीआर एक्सरसाइज है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये जो बड़े नेता हैं जो तथाकथित आज के दिन है, तो उसके पीछे एक दिन का संघर्ष नहीं है और फ्री का संघर्ष नहीं है।
बहुत पैसा लगता है। प्रशांत किशोर आप चेक कर लीजिए, हजारों करोड़ रुपए इमेज बिल्डिंग में लगते हैं। तो अगर इस तरह की एक्सरसाइज ये थर्ड फ्रंट का कोई नेता कर लेगा तो वो भी छा जाएगा। आईटी सेल बनानी पड़ेगी, सारी चीज करनी पड़ेगी, जो नई नई टेक्निक्स हैं राजनीति की वो करनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा केशव, 2009 का, ये ध्यान से सुनने की बात है आपके लिए और सभी प्रतिभागियों के लिए और दर्शकों के लिए भी। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे पूरे देश में, आम चुनाव, तो मैं रैली कवर करने गया था 2009 में महेंद्रगढ़ ITI ग्राउंड में, अपना जो हरियाणा का दक्षिणी जिला है महेंद्रगढ़, वहां पे। तो वहां पे सुबह मैं 9-10 बजे के आसपास पहुंच गया था। तो वहां पे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही थी कि शेरे गुजरात और ये आ रहे हैं, आपको संबोधित करेंगे। लब्बो आप ये था कि वहां पे नरेंद्र मोदी को आना था, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो काफी अनाउंसमेंट हो रही थी वहां पे। तो उनका जो आना हुआ वो 12:30 बजे के आसपास आना हुआ था। लेकिन जब वो आए थे तो हम बेमुश्किल, आप ये समझ लीजिए कि 1500 आदमी थे, 1500 लोगों को उन्होंने संबोधित किया और चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उस समय उनकी स्वीकार्यता नहीं थी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन वही 2014 है, महेंद्रगढ़ से थोड़ी सी दूर है रेवाड़ी, वहां पे उन्होंने पहला अपना चुनावी चरण शुरू किया था और वहां की भीड़ देखिए। तो ये क्या है कि आपके पास अगर पैसा है, समय है, तो आप नेता बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2009 में आपका अस्तित्व अगर ना के बराबर था तो आप अगले 5 साल में छा गए। तो इस तरह की अगर एक्सरसाइज करेंगे। और आपने एक बात कही कि जो थर्ड फ्रंट है उसका जो गठन होता है चुनाव से थोड़ा सा पहले होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2-2.5 साल पहले हो जाता है। आप 77 की बात देख लीजिए, तो उसमें है जी, हेलो जी, मैंने कहा वो ट्रेंड रहा है ऐसा आमतौर पर। उसी तरह 1987 में, नहीं ट्रेंड की मैं बता रहा हूँ केशव जी, 75 में इमरजेंसी लगी थी। जैसे इमरजेंसी लगी थी सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो गए थे 1975 में, 2 साल का समय था उनके पास। उसके बाद आप देख लीजिए 1987 में जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 87 में, 17 जून 1987 को इलेक्शन हुए थे हरियाणा में। उसके बाद जो थम्पिंग मेजोरिटी से आए थे, कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी। तो उसी दिन से ही थर्ड फ्रंट का जो एक खाका तैयार होना शुरू हो गया था। 1987 में बोफोर्स कांड सामने आया था। तो वो सारी चीजें क्या है, 87 से ही पृष्ठभूमि बननी शुरू होगी थी। ये नहीं कि आप कह सकते हैं 88 में बनी हो, 87 में पूरा एक होमवर्क हो गया था उसका। हाँ, 96 में क्या था कि थर्ड फ्रंट था नहीं, लेकिन क्या था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी पार्टी की नहीं बनी थी, ना कांग्रेस की बनी ना बीजेपी की बनी। तो वो जो पोस्ट इलेक्शन था वो थर्ड फ्रंट बना था, वो पहले थर्ड फ्रंट नहीं बना था 96 की अगर बात की जाए। तो बात ये बोलो आप ये है कि भाई अगर इच्छा शक्ति हो, पैसा हो, सब कुछ हो तो कुछ भी चीज संभव है। जी केशव। ठीक है सर। संजीव भारद्वाज जी, आपके पास मैं आता हूं सर। क्या कुछ सर पूरा आकलन है, जिस तरीके से अमित जी भी अपनी बात रख रहे थे, अगर आप बता पाए विश्लेषण के आधार पर कि ये जो थर्ड फ्रंट कल होने जा रहा है, क्या ये प्रभावित करेगा प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को? हेलो जी संजीव जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं सर, रखिए अपनी बात। भारद्वाज जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हाँ जी। ठीक है सर, अपनी बात रखिए। ये जो प्रदेश की और देश की राजनीति को इफेक्ट कर पाएगा तीसरा मोर्चा जो बनने जा रहा है? नहीं, आपको दे रही है, आगे केशव जी को नहीं दे रही। सर मैं सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं सर। मैं सुन ही नहीं पा रहा, केशव जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास, वापस मैं आता हूं। रमन मलिक जी, आपको मिल पा रही है सर मेरी आवाज? चलिए नेहरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। नेहरा साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं अशोक मलिक जी के पास आऊंगा। जिस तरह से सर आपने कहा, पीएम मोदी का अपने एग्जाम्पल दिया, जो कि तत्कालीन सीएम थे, वो सभी चीजें उस समय मानी जा सकती हैं जब किसी भी राजनेता का एक पॉलिटिकल पीक होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हो, मुलायम सिंह यादव हो, देवी गौड़ा साहब हो,
अगर इनका पॉलिटिकल पीक देखें तो ऐसा अब कहा नहीं जा सकता है कि ये अपने पॉलिटिकल पीक पर हैं या पॉलिटिकल पीक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वही शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा कि ओल्ड गार्ड्स को एक साथ लेकर आने का जो ये फॉर्मूला है ये कारगर हो पाएगा या नहीं। देखिए केशव, क्या है कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये आपने जितने भी नाम गिनाए सभी नेता 80 प्लस के हैं, मुझे जो लगता है। तो आयु एक बहुत बड़ा कारक है, ये एक वास्तव में एक समस्या है इनके आगे, एक बाधा है और एक चुनौती है। लेकिन आप इसका सकारात्मक पहलू ये देख सकते हैं कि इनके पास कितना अनुभव भी है। तो ये जरूरी नहीं कि इन्हीं को फेस को आगे कर दिया जाए, कोई एक अननोन फेस भी आगे कर सकते हैं, क्या पता क्या दाव खेल देंगे। तो उसके लिए हम वेट एंड वॉच करेंगे। अभी कोई प्रिडिक्ट करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। ये बात अभय चौटाला ने भी कही, ये बात सर अभय चौटाला जी ने भी पत्रकारों को कही। क्या कहता है ये बात अभय चौटाला जी ने पत्रकारों को भी कही कि एक ऐसा चेहरा होगा जो आप सभी को चकित करके रख देगा। कौन हो सकता है वो चेहरा? अगर देखे सर, मोट आइडिया ही लगाया जा सकता है, गैस ही कर सकते हैं अभी तक तो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये अप्रत्याशित भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, राजनीति मौके की होती है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा है। अशोक मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से सर ये पूरा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ इसमें होने जा रहा है? क्या कुछ हो सकता है? भाई देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, गठबंधन हो गए, देखो गठबंधन होगा, वो कहते एक सीख बुहारी के लगे दे रहे कि उसको इकट्ठी करे, मजबूती तो मिलेगी ही। बाकी नेहरा साहब ने तो पूरा खोल के बता दिया है, मजबूती तो मिलती है जब जब थर्ड फ्रंट बना है। हरियाणा के अंदर भी अब आप देख लीजिए, ताऊ देवीलाल का परिवार बिखर गया और लोगों ने वोट दिया था दुष्यंत को कि वो कहते कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ वोट दुष्यंत को मिला था, आज वही दुष्यंत बीजेपी की गोद में बैठा है। अगर अगला चुनाव होगा, दुष्यंत को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और आने वाला जो समय है, अब ये जो पंजाब प्रकरण हुआ है, पंजाब प्रकरण से पहले लोग लग रहे थे कांग्रेस के हुड्डा साहब ही सीएम बने, लेकिन अब लोगों को नहीं लग रहा है कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे प्रदेश के लोगों को। तो तीसरा मोर्चा जो बनेगा, ज्यादा तो ज्ञान इन राजनीतिक लोगों को, लेकिन जो आम लोगों की जो भावना हम सुनते हैं, तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला और का जो हरियाणा में जनाधार पहले से बढ़ेगा। और जो कांग्रेस प्रकरण से जो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, उनका शायद अगर वो कांग्रेस उनको आगे नहीं लगाती है कि भाई ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उनका जनाधार नहीं होगा हरियाणा में और निश्चित तौर पे इन्हें लोग अप करेगी यहाँ हरियाणा में आने वाले समय। अच्छा, इसको क्या इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से चौटाला परिवार जो है वो दो हिस्सों में विभाजित हुआ, अभय चौटाला, अजय चौटाला, फिर उनके बेटे, तो दुष्यंत चौटाला का अगर सक्सेस रेट देखें आज की तारीख में, पॉलिटिकल हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो डिप्टी सीएम है, पार्टी की ठीक ठाक सी सीटें हैं, 10 सीटें हैं प्रदेश भर के अंदर। तो क्या एक तरीके से ये मुकाबला कहा जा सकता है कि अब परिवार, जब वो दुष्यंत चौटाला का खेमा जो है वो ऊपर उठ चुका है, तो अब इस तरफ के खेमे को भी ऊपर उठाने के लिए दादाजी जोर लगा रहे हैं? नहीं, दुष्यंत चौटाला से लोग व्यक्तिगत तौर पे, ये जो पॉलिटिकल तौर पे नाराज हैं, वैसे नाराज नहीं है कोई, क्योंकि बीजेपी के उस समर्थन देने से लोगों में खिलाफत हुई है। और फिर अब रहा हमारा जो आंदोलन चल रहा 10 महीने से आंदोलन चल रहा, अगर दुष्यंत चौटाला प्रधानमंत्री जी से मिलते और मिलके पैरवी करते, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती, वो इस्तीफा दे देते या पार्टी से समर्थन वापस ले लेते, किसानों के साथ खड़े होते, तो आज बहुत बड़े नेता होते, ताऊ देवीलाल के तरह बहुत बड़े नेता हो जाते किसान। मैं इस तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला का अगर आज की तारीख में पद देखते हैं, उनकी पदवी देखते हैं, तो वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर इधर देखते हैं अभय चौटाला का, तो केवल एक विधायक थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो क्या वो केवल इसलिए कि भाई उनका कद ठीक ठाक सा बढ़ रहा है, तो इस वाले खेमे का भी कद बढ़ना चाहिए, कहीं मौजूदगी तो कम से कम दिखाई दे? नहीं, मौजूदगी दिखाई देगी। अभय चौटाला ने देखो, एक गांव का मेंबर बन जाता, वो भी त्याग नहीं करता अपनी सीट का। इन्होंने त्याग किया किसानों के, ये कांग्रेस के 31 विधायक है, किसी ने भी त्याग नहीं किया। त्याग भावना जिसमें होगी वो सबसे बड़ी बात है। और अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का आज, पहले तो दुष्यंत चौटाला को लोग अच्छा मानते थे, इसलिए अभय चौटाला की पार्टी ने लोगों को नहीं वोट दिया। लेकिन दुष्यंत ने जब झूठ बोला, पूरे प्रदेश में उसका पकड़ा। आज ये भले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन लोगों का वो भला नहीं कर पा रहे जो ये होना चाहिए था पूरे प्रदेश में। और मैं एक हमारे संयुक्त मोर्चा को भी कहना चाहूंगा
कि किसी भी गांव का अगर कोई देहात का बच्चा मेडल ले गया था ओलंपिक में, तो एक ट्रेंड चल गया है कि मुख्यमंत्री को बुलाओ, डिप्टी सीएम को बुलाओ, संयुक्त मोर्चा ने चाहिए कि इस तरह के जो आयोजन या तो खोल देने चाहिए, वे किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा वे प्रजातंत्र में विरोध नहीं। अगर गांव का जो विकास रुका हुआ है, कम से कम विकास तो हमारा आंदोलन सेंटर सरकार से है, वहां रहना चाहिए। लेकिन गांव में अगर एक गांव में आगे दूसरे गांव वाला बुलाएगा तो टकराव की स्थिति पैदा होने जा रही है। मैं ये बताने लग रहा हूं कि जिन जिन गांवों में नारी में आया, उधर खोबड़ू में आया, ये खेवड़ा में आया, तो अब हो सकता है दूसरे गांव में जो बच्चे मेडल लेके आते, तो संयुक्त मोर्चा को चाहिए या तो एक ये ऐलान हो भाई हम नहीं घुसने देंगे, या ये हो कि भाई जो बच्चे मेडल ले आए तो वो गांव वाले स्वार्थी हो, ये किस्म से उसके गांव का तो विकास हो गया, बाकी गांव जाओ भाड़ में। तो इस तरह का आयोजन, और ये जो राकेश टिकैत जी, अगर ये राजनीति ही करनी है तो आप लोग क्यों बैठे यहाँ? पूरा प्रदेश और देश आप लोगों को देख रहा है। आप लोगों ने कड़े फैसले लेने होंगे इनके खिलाफ। अगर किसी की स्टेज पे राजनीतिक हम नहीं आने देते तो हम किसी के पर क्यों जाएंगे? ये ऐलान होना चाहिए। इसीलिए बहुत जल्द ही तो सर संयुक्त किसान मोर्चा विरोध क्यों नहीं करता इस बात का? नहीं, राकेश टिकैत जी को समझाते क्यों नहीं है? नहीं राकेश, ऐसा जी व्यक्तिगत बात है, हम नहीं कह सकते, हमारी भी मजबूरी है। लेकिन बहुत सी ऐसी संयुक्त मोर्चा के अंदर भी कमजोर कड़ी है जो इस संयुक्त मोर्चा को एक दिन लेकर बैठेंगी। और आने वाले समय में हमारा जो प्रतिनिधिमंडल अन्ना हजारे जी के पास गया था, इसीलिए गया था, इसी डर से गया था कि कहीं ये टूट ना जाए। अन्ना हजारे जी को दिल्ली आना पड़ेगा। और जो 2018 में वो बात कह के गए थे कि किसानों के जब कानून बनने लग रहे थे, आज अन्ना जी की जरूरत है देश को। उन्होंने दिल्ली में आके आंदोलन करना पड़ेगा ताकि ये देश में बिखराव की, किसानों की स्थिति ना हो, क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बची नहीं। ये बहुत बड़ी साल के बूढ़े हो गए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपके किसान का जो मुख्य मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, बिल्कुल उसके अंदर भी फूट है। भाई फूट दिखाई दे रही। हम संयुक्त, हमारी जो खापे हैं, हम भी किसान हैं, पूरा इनके आरएसएस का एक संगठन है, उसके बाद हमारे पूरे देश में खापों का एक बहुत बड़ा संगठन है जो, और खापों में से किसान यूनियन, हर ये हमारे ही तो भाईचारा है। लेकिन इन पे भी नजर रखे हुए हैं। हमारी सरव जातीय सरव खाप की कई दिनों मीटिंग हुई थी चौधरी सूबे सिंह समेण के नेतृत्व में, और समेण साहब ने भी कहा था कि भाई हम अंदर नहीं घुसेंगे मोर्चे के, हम बाहर से समर्थन रहेगा, लेकिन अगर आप लोग गलत करोगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे, हम किसानों के साथ होंगे, और अपनी लड़ाई लड़ने में भी हम सक्षम हैं। हम इसलिए साथ दे रहे कि आप ठीक दिशा में चलते रहेंगे जब तक हमारा साथ आपको। ठीक है सर। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। एक किसान नेता की बात को भी आपने सुना, और मैं उस बात को भी बोल देता हूं जो अमित नेहरा जी ने कही थी। अमित नेहरा जी ने कही थी कि किसी की क्या बैक प्रोफाइल रही है, ये कोई खास तौर पर फर्क नहीं पड़ता अगर विपक्षी एकजुटता जो है वो ढंग से देखने को मिलती है। तो ये जो थर्ड फ्रंट बनने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, कल जिसको लेकर अच्छी खासी रैली हो रही है, क्या आप इसे हल्के में आंक रहे हैं क्या? रमन मलिक जी, चलिए नेहरा साहब मैं आपके पास आता हूं। तब तक जो बात अशोक मलिक साहब ने कही है राजनीति को लेकर भी तमाम परिदृश्यों में, क्या कुछ आपका कहना है उस बात पर? अमित नेहरा जी, पर्टिकुलर बताएं। नेहरा साहब आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? आप विशेष, हाँ पहुंच रही है। आप विशेष तौर पे बताएं कि किस बात पे टिप्पणी करनी है। इन्होंने तो बहुत सारी बात बताई। प्रमुख टिप्पणी तो वही है सर जो राकेश टिकैत जी को लेकर है, क्योंकि मेरा विषय ही वही है आज का। नहीं, बात अगर टिकैत की है तो टिकैत एक अलग चीज है, संयुक्त मोर्चा एक अलग चीज है, टिकैत एक अलग चीज है। आप इसको मान के चलना होगा, इस चीज को देख के चलना होगा। कई जगह आप देखेंगे कि टिकैत की राहें अलग है, संयुक्त मोर्चा की राहें अलग है, लेकिन फिर वापस आके वो आपस में फिर जुड़ जाती हैं। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि एक तरह से खुला छोड़ा हुआ है राकेश टिकैत को कि वो कहीं भी जाए, कैसे भी करे, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो संयुक्त मोर्चे का ही होना है। ये राकेश टिकैत को पता है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल स्टेज पे चढ़ सकते हैं। तो वो एक उनका व्यक्तिगत अपना वो है। तो उसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी झूठ है, एक मत है
और यही इस आंदोलन की सफलता का राज है। अगर ये 40 के 40 राकेश टिकैत होते तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा चलता मामला। तो ये समझना पड़ेगा, इस तरह की जो चीजें होती है वो रखनी पड़ती है, आंदोलन लंबा चलाना पड़ता है। आप देख लीजिए कि वैसे तो जो मीडिया में है, प्रमुख चैनल है, उसमें जो आंदोलन का प्रमुख चेहरा जो है वो राकेश टिकैत है। बाकी ये जो नेता हैं वो टीवी पे आपको नहीं दिखाई देंगे। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकारी रणनीति भी काम करती है, ठीक है सर, रणनीति काम करती है। ठीक है सर, 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 ठीक है सर। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि सर समय की सीमा है मेरे साथ। ओंकार सिंह जी रखिए अपनी बात फाइनल। ऐसा केशव जी, कल की सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी, मेरा तो यही कहना है। और तीसरे मोर्चे के गठन की नींव रखी जाएगी और ये तीसरा मोर्चा आने वाले समय में देश में सत्ता संभालेगा और जनतंत्र लोकतंत्र की वैल्यूज को दोबारा स्थापित करेगा। आज लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से तानाशाही का रूप ले चुकी है सरकार। इस तानाशाही को अंत करने के लिए जनता चाह रही है कि तीसरा मोर्चे का गठन हो और ये तीसरे मोर्चे के गठन की नींव कल चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में की गई सम्मान दिवस रैली में ये पूरी होगी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अमित नेहरा जी बहुत धन्यवाद, अशोक मलिक जी बहुत धन्यवाद, ओंकार सिंह जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।